दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस दिन से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर मोदी सरकार का झुकाव कुछ चीन की ओर हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार आलोचकों के निशाने पर है। आरोप लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कल तक बिना नाम लिए प्रधानमंत्री जिनकी आलोचना करते थे, कभी कहते थे छोटी आंख वाले, कभी कहते थे कि झालर, यह सब छोटी चीजें जो अपने देश की बनी हुई उनका इस्तेमाल करो, मतलब बिना नाम लिए इशारे करते थे। आज आप उनकी तरफ क्यों जा रहे हो? तो कुछ लोगों का कहना है कि जिस चीन का धोखे का इतिहास रहा है, जिस चीन के साथ हमेशा हमारे अविश्वास के संबंध रहे हैं और जिसके प्रति आप भी आक्रामक नजरिया रखते रहे हैं, आखिर उस ओर क्यों जा रहे हो? स्वाभाविक है आलोचना करना, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन आलोचना करने वाले दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका संबंध बस राजनीति से है, उन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं है, उन्हें समाज के हित से कोई मतलब नहीं है, उनको सरकार की आलोचना करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। यही वो लोग हैं कि जब भारत चीन से कुछ दूर हो रहा था तब ये सरकार की आलोचना इसलिए करते थे कि आप चीन से दूर क्यों जा रहे हैं। जब इनकी अपनी सरकारें होती थी तो इन्होंने भारत का बहुत बड़ा भूभाग चीन को सौंप दिया और चीन ने अपने जबरदस्ती कब्जे में कर लिया। ये शांत रहे। आज यही लोग आलोचना कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की आलोचना पर बहुत ध्यान देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग और हैं जिनकी आलोचना को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि चाहे असामान्य परिस्थितियां रही हो और चाहे सामान्य परिस्थितियां रही हो, भारत ने एक बार नहीं अनेक बार, एक सरकार के समय में नहीं, अनेक दलों की सरकारों के समय में भारत ने चीन के प्रति दोस्ती का रुख अपनाया, लेकिन चीन ने हमेशा हमारे साथ धोखा करा। और इसलिए इनका कहना यह है कि हमें चीन के नजदीक जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और तब हमें फैसला करना चाहिए कि चीन के साथ जाएं या चीन के साथ ना जाएं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने चीन के साथ अनेक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाहे सरकार जवाहरलाल नेहरू की रही हो और चाहे सरकार नरेंद्र मोदी की हो, भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन भारत को दोस्ती में प्यार की जगह, विश्वास की जगह, प्रेम की जगह धोखा मिला और ये धोखा चीन ने दिया। दोस्तों, यदि मैं इतिहास में जाना चाहूं तो चीन में 1946 में क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति हुई और लगभग 1949 आते आते वहां पूरी तरीके से शासन व्यवस्था पर साम्यवादी पार्टी का नियंत्रण हो गया। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि भारत में नई सरकार के गठन के कुछ समय बाद चीन में भी औपचारिक रूप से एक पूर्णकालिक साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। हालांकि क्रांति 1946 में हो गई थी, लेकिन ये 2-3 साल का जो दौर था ये अराजकता का था। इसे हम वह रास्ता कह देते हैं कि जब सब अव्यवस्था होती है, राजकता होती है और कुछ तय नहीं होता कि
शासन व्यवस्था किस तरीके से चलेगी, कौन चलाएगा, चलाने के क्या नियम होंगे, ये सब चीज तय नहीं होती। तो ये सब कुछ तय हुआ 1949 में। उसके बाद जून 1954 में भारत, चीन और म्यांमार ने मिलकर पंचशील के सिद्धांत प्रवर्तित किए। ये पंचशील के सिद्धांत थे सह अस्तित्व के सिद्धांत थे। ये सिद्धांत थे इस बात के कि हमें एक पड़ोसी के रूप में रहना है और हम तीनों देशों को, भारत, म्यांमार और चाइना, हम तीनों को इन नियमों का पालन करना है ताकि हम में से किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। दोस्तों, इन पंचशील के सिद्धांतों को लेकर जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा उत्साहित थे और उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में दिखलाया कि हमने पड़ोसियों ने एक अच्छे पड़ोसी के रूप में रहने के लिए सह अस्तित्व के सिद्धांत के तहत हमने ये पंचशील के सिद्धांत प्रवर्तित किए। निश्चित रूप से पंचशील के सिद्धांतों में कोई कमी नहीं थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब नीयत खराब होती है तो सिद्धांत कितने भी अच्छे हो, सब कुछ रखा रह जाता है। और यही हुआ 1954 के बाद। हालांकि जून 1954 में यह पंचशील के सिद्धांत प्रवर्तित हो गए, लेकिन चीन ने 1962 में उन पंचशील के सिद्धांतों को धता बताते हुए, उन्हें एक तरफ उठाकर रखते हुए भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1962 से पहले भी भारत में बहुत सारे आलोचक थे जो बार बार जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी दे रहे थे कि चीन पर विश्वास करना कठिन है। और ऐसे आलोचकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी चिंतक भी थे और भी बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे, सही है आपने पंचशील का सिद्धांत प्रवर्तित कर दिया, लेकिन सावधानी जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन नेहरू जी थे कि उन्होंने कहा सिद्धांत प्रवर्तित हो गए, मुझे चीन के ऊपर कोई शक नहीं है और मुझे म्यांमार के ऊपर कोई शक नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू ने लापरवाहियां बरतनी शुरू कर दी। हालांकि उसका कारण आप सब जानते हैं, क्योंकि नेहरू जी व्यक्तिवादी सुविधाभोगी थे। उन्हें देश से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं था, देश की जनता से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं था, समाज से कोई सरोकार नहीं था। सब जानते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए थे, अपने परिवार को उच्च पदों पर बैठाने में लगे हुए थे, अपने नजदीकियों को रेवड़ी बांट रहे थे। लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो 1962 में आखिरकार चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारी बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और उस कब्जे पर भी आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू को कोई ऐतराज नहीं था। और संसद के अंदर उन्होंने बयान भी दिया था कि जिस जगह पर चीन ने कब्जा करा है उस जगह पर वो उन्होंने उसे अपने गंजे सिर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस सिर पर एक गेहूं की बाल भी नहीं उगाई जा सकती, ये जमीन चली गई तो चली गई। हालांकि शायद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस समय सदन में उनसे पूछा था, तो क्या यदि किसी का सर गंजा है तो क्या वो अपना सर कटा लेगा?
यदि वो जमीन बंजर है तो क्या आप उस जमीन को पड़ोसियों को बांट दोगे? सुरक्षा के लिहाज से उस जमीन का बहुत महत्व है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के लिए इन सारी बातों का कोई महत्व नहीं था। कारण वही है जो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, उसके बाद 1962 के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने सत्ता संभाली, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में भी चीन ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान की एक तरफा मदद करी। हालांकि दुनिया का एक और राष्ट्र जिसको हमारे बहुत सारे लोग आज भी ऑल सीजन ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, अभी हम उसके नजदीक हैं, उसने भी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करा था। और उसका कारण था कि वो चीन के प्रति दोस्ती निभा रहा था और चीन के इशारे पर उसने भारत के ऊपर बहुत दबाव डाला। 1965 के युद्ध में भारत ने की सेनाओं ने बहुत लंबी जीत हासिल करी थी, बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा करा था, लेकिन हमने वो सब वापस कर दिया। और वो एक अलग विषय है, आपको पता होगा कि ताशकंद में शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया था। उसके बाद यहां पर भी चीन ने हमारा विरोध करा। उसके बाद 1970 से 80 का दशक ऐसा रहा जहां कुछ भारत और चीन के संबंधों में नरमी आई, लेकिन यह नरमी भी इतनी नहीं थी कि इसे हम विश्वास बहाली कह सकते हो। उसके बाद 1998 में फिर भारत और चीन के बीच में तनाव पैदा हो गया। और एक वक्त ऐसा भी आ गया कि भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री, समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने यहां तक कह दिया कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को चीन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड था जॉर्ज साहब का, और मैं रणनीतिक रूप से आज भी जॉर्ज साहब के इस बयान का समर्थन करता हूं। और दोस्तों, भारत में विपक्ष में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव ने भी इस बात को बार बार कहा था कि भारत को पाकिस्तान को ध्यान में रखकर अपनी रक्षा तैयारियां नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को हराना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हम जब चाहेंगे तब पाकिस्तान को पराजित कर देंगे। लेकिन चीन बहुत तेजी से विकास के राह पर चल रहा है। वो बहुत तेजी से हथियारों का भंडारण कर रहा है और हथियार अपने बना रहा है। उनका कहना था, मुलायम सिंह जी का भी, कि हमें अपनी रक्षा तैयारियों को चीन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और कुल मिलाकर भारत का भाजपाई नेतृत्व, जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के हाथ में था, लगभग वो भी इस राय से सहमत था। हालांकि उन्होंने खुलकर कभी इस बारे में बात नहीं करी। खुलकर बस जॉर्ज फर्नांडिस साहब और मुलायम सिंह यादव जी ने इस बात को हमेशा कहा कि हमें चीन से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, 1998 में फिर भारत और इसमें एक विवाद हो गया। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, और इन सब सरकारों ने चीन के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वाजपेयी जी ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो स्थिति यह हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी के निजी रूप से और मनमोहन और चीन के बीच में बहुत अच्छे संबंध हो गए थे।
लेकिन उस संबंधों का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। कहते हैं कि कांग्रेस के एक सबसे मजबूत परिवार का चाइना के साथ एक गोपनीय समझौता हुआ। कहा यह भी जाता है, यह अफवाहें हैं कि उस परिवार ने विदेशी बैंकों में जमा धन को चीन में ले जाकर सुरक्षित रख दिया और चीन ने उसे वादा करा कि भारत में सरकार किसी की भी हो, तुम्हारा ये पैसा सुरक्षित रहेगा और इसे तुम चीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब पता नहीं सच क्या है। और उसके बाद से यह परिवार चीन का दीवाना हो गया और इसी परिवार के दबाव के कारण मनमोहन सिंह के राज में चीन ने भारत की बहुत सारी जमीन हड़प ली, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार चू भी ना कर सकी। मोदी सरकार ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मोदी सरकार बहुत सतर्क थी, बहुत सजग थी और जैसे ही चीन ने इस दोस्ती के प्रति नाजायज फायदा उठाना चाहा, नरेंद्र मोदी ने हाथ खींच लिया और चीन को आईना दिखा दिया और चेतावनी दे दी कि इस वक्त दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। चेतावनी दे दी कि कोई कठपुतली भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक दिल्ली में एक कठपुतली से भारत का शासन चलवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस समय इन सब चीजों को ऊपर टकराव करा और मोदी पीछे हट गए। और यही नहीं, जब 2017 में भूटान के डोकलाम पठार पर चीन ने अपनी सड़क बनानी चाहिए तो दोस्ती को एक तरफ रखते हुए भारत दीवार की तरह सामने खड़ा हो गया और कहा कि यह इलाका भारत और भूटान का है, चीन को यहां पर सड़क बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई। लंबे समय तक यह हालात रहे कि किसी भी क्षण भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू हो सकता था, क्योंकि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। दोनों देशों की एयरफोर्स भी 24 आवर हाई अलर्ट पर थी और चीन सोचता था कि जिस तरीके से दोस्ती की आड़ में उसने जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत की जमीन हड़प ली और नेहरू जी ने कुछ नहीं कहा, जिस तरीके से उसने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की जमीन हड़प ली और मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं कहा, उसको लगा कि फिर नरेंद्र जी ने हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो शायद हम जमीन हड़पेंगे तो भारत चुप रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों ये रहा अविश्वास का भाव। अब जो मोदी सरकार के आलोचक हैं उनका कहना यह है कि नेहरू जी हो, अटल जी हो, मनमोहन सिंह हो, खुद नरेंद्र मोदी हो, सबके टाइम में हमारी दोस्ती के प्रति अविश्वास बढ़ाया है अमेरिका चीन ने, इसलिए आप दोस्ती क्यों कर रहे हैं। अब मैं यहां पर आपसे अगली बात कहना चाहूंगा, हम चाइना के नजदीक क्यों जा रहे हैं, ये इस पर विश्लेषण करने से पहले आप अपनी निजी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपने मोहल्ले, अपने गली और अपने नगर की राजनीति पर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है अपने घर, अपने रिश्तेदारी में जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जिसकी तरफदारी आप सबसे ज्यादा करते हो, अचानक आप उसकी बुराई करते हो या वो आपकी बुराई करने लगता है और आप और वो एक हो जाते हो जो कल तक एक दूसरे के विरोधी थे। गली मोहल्ले में ऐसे होता है कि कल तक हमारी इन 3, 4, 5 परिवारों से बहुत अच्छा संबंध है, कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई, वो चाहे मेरी तरफ से हुई हो या उनकी तरफ से हुई हो, कि अब हम कल तक हमें जो
3 4 5 परिवार बुरे लगते थे, हम उनके साथ चले गए और हमने जिनके साथ रहते थे उनको छोड़ दिया। राजनीति में ऐसी होता है, जो 2 दल एक दिन साथ होते हैं वो 2 दल 4 दल 5 दल कुछ दिनों बाद एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पराजित करने के लिए भाजपा, सपा, बसपा सब कहीं ना कहीं एक हो जाते थे। फिर कांग्रेस हारी, तब सपा और बसपा एक हो गए और उन्होंने मिलकर कांग्रेस और भाजपा को हरा दिया। फिर बाद में जो सपा और बसपा एकजुट हो गए वो अलग हो गए, और अलग भी इतने हो गए कि लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में मायावती की हत्या करने का प्रयास हुआ। और यह हत्या करने का प्रयास किसने किया? उसने किया जो 72 घंटे पहले तक मायावती जी के नजदीकी राजनीतिक दल था। आप उत्तर प्रदेश से बाहर देख लो, नीतीश कुमार जी कभी लालू के खिलाफ भाजपा के साथ होते हैं, आज भाजपा के साथ है। यही नीतीश जी कभी भाजपा के विरोधी होकर लालू के साथ चले जाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले गए थे और इससे पहले भी जा चुके हैं। और लोग अभी भी कयास लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद फिर ना चले जाए। चंद्रबाबू नायडू को देख लो, कभी यूपीए के साथ रहते थे, आज एनडीए के साथ है। ममता बनर्जी को देख लो, दिल्ली में आकर वो कांग्रेस के साथ सहयोग करती है, और जब बंगाल का चुनाव आता है तो वहां वो कांग्रेस से लड़ाई लड़ती है। तो ऐसा सब कुछ होता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो राजनीति घर परिवार गली मोहल्ले प्रदेश में होती है, वही राजनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर होती है। बस उनमें से बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती, लेकिन सिद्धांत वही प्रतिपादित होते हैं। चीन बहुत तेजी से उभर रहा था, चीन का विश्वास के प्रति हमारे मन में अविश्वास था। अमेरिका चीन से अपना खतरा समझता था कि लगता है कल तक चीन हमें चुनौती देगा। तब अमेरिका को लगता था कि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए, और ताकि यदि कल को चीन से युद्ध हो तो हम भारत के साथ मिलकर या भारत के अंदर बैठकर चीन को चुनौती दे सके। हम भी अमेरिका से इसलिए दोस्ती कर रहे थे क्योंकि चीन हमारे खिलाफ जब तक षड्यंत्र रचता रहा है। तो हमें यह था कि यदि कल को चीन से हमारा संघर्ष शुरू हो जाए तो मान लो रूस चीन के विरुद्ध हमारे साथ नहीं आया, तो चूंकि अमेरिका चीन को अपना दुश्मन समझता है तो शायद अमेरिका हमारी मदद करेगा, इसलिए हम अमेरिका के नजदीक थे। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले लगभग 25-30 सालों से लगातार इसी सिद्धांत के कारण मजबूत हो रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर इन 5-6 महीने में अचानक रणनीति बदल दी, और डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा कि भारत बहुत बड़ा खतरा है। मैं इन सब विषयों पर कई बार बात कर चुका हूं, इसलिए आज इस विषय पर नहीं बोलूंगा। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध इतनी कड़वाहट भर रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजियां अमेरिका की ओर से हो रही है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे, या और इन 4 साल के बाद भी कोई डोनाल्ड ट्रंप का उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर चलता रहा, हालांकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन अमेरिका ये कहे, जैसे उसने इराक में हमला करा और कहा कि सद्दाम का शासन हटाना जरूरी है दुनिया में शांति के लिए, और इराक को आत्मा किया। और जिस तरीके से उसने
लीबिया पर आक्रमण किया, किस गद्दाफी को हटाना जरूरी है। जिस तरीके से उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया कि अफगानिस्तान से तालिबान को हटाना जरूरी है, और जिस तरीके से उसने हाल फिलहाल में पहले ईरान की सरकार को गिराने का प्रयास किया, और जब खामनेई सरकार नहीं गिरी तब उसने सीधे सीधे इजराइल के मार्फत ईरान पर हमला बोला। तो ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत दूर की बात है, कि यदि भारत में मोदी सरकार को गिराने में अमेरिका असफल होता है तो वो इस्लामाबाद में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भारत में बमबारी करने का निर्णय भी ले सकता है। इतनी कटुता हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि क्या ऐसे में हम चुप बैठे रहे? अब अमेरिका, चीन भी जानता है कि उसके अमेरिका से लड़ाई है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हालांकि चीन को ये पता है कि अब जो भारत और अमेरिका में दोस्ती हो रही थी अब वो टकराव में बदल रहा है। अब भारत का हित इसमें है कि वो चीन से दोस्ती बढ़ाए, इसलिए भी कि जो हमारा व्यापार का नुकसान होगा उस व्यापार की पूर्ति हो जाए। और दूसरी बात, यदि इस्लामाबाद में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर भारत पर आक्रमण करे तो हम चीन से लगती हुई सीमा से सुरक्षित रहें और पाकिस्तान, बांग्लादेश या अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो हमारा हित इसमें है कि हम चीन से दोस्ती करें। और जब चीन भी इस बात को स्वीकार कर रहा है तो दोस्तों फिलहाल, हालांकि भारत और चीन के प्रति अविश्वास रहा है, मैं इस बात को नहीं नकारता, लेकिन फिलहाल अमेरिका से संबंध बहुत खराब है। अमेरिका पाकिस्तान को, बांग्लादेश को पूरी मदद दे रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां तक कि म्यांमार में आकर बैठने की तैयारी कर रहा है। और ये आशंकाएं हैं कि भारत को अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में बैठकर परेशान कर सकता है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि भारत और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने हो जाएं। अमेरिका की सेनाएं बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के किसी राज्य में बैठी हो। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहना यह है कि आलोचनाएं अपनी जगह है, अविश्वास अपनी जगह है, समय का तकाजा अलग है। और रूस उस अविश्वास को पाटने का प्रयास कर रहा है। रूस ने हमसे कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत और चीन के प्रति जो अविश्वास है वो खत्म हो जाए, और वो इस बात को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। और हम जब चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार आंखें बंद करके दोस्ती नहीं कर रही है। ये मानना पड़ेगा आपको कि मोदी सरकार बहुत सजग है। हालांकि अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है और उसने लिखा है कि दूसरे लोगों को पहचानने में जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू गलतियां करते थे उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी गलतियां करते हैं। वो एक अलग विषय बात करूंगा तो बात बड़ी हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में हमारे पास डोभाल जैसे लोग हैं, हमारे पास एस जयशंकर जैसे लोग हैं। यदि मोदी जी कहीं भ्रमित होंगे तो उनको राह दिखाने के लिए उनके पास श्रेष्ठतम रणनीतिकार हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज के वीडियो में कि हालांकि हमारे और चीन के प्रति अविश्वास है, हमें बेहद सावधानियों की जरूरत है, लेकिन चूंकि फिलहाल अमेरिका भारत को चीन से ज्यादा बड़ा दुश्मन मानकर चल रहा है और आशंकाएं ये हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है, और इस किसी भी हद में भारत और अमेरिकी सेनाओं का आमना सामना भी है।
तो दोस्तों ऐसे में राजनीति यही कहती है, जैसे आप मोहल्ले में करते हो और घर में करते हो, कि आज चाचा से लड़ाई है तो ताऊ के साथ हो गए, और ताऊ से लड़ाई है तो चाचा के साथ हो गए, एक बुआ से लड़ाई है तो दूसरी बुआ के साथ हो गए, और दूसरी बुआ से लड़ाई है तो पहली बुआ के साथ हो गए। जैसे राजनीति में करते हो कि आज सपा से लड़ाई है तो बसपा के साथ हो गए, भाजपा के साथ हो गए, आज भाजपा से लड़ाई हो गई तो बसपा के और सपा के साथ हो गए। यही सिद्धांत राजनीति में लागू होते हैं। आज अमेरिका हमारे खिलाफ है तो इसलिए हम चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार पर विश्वास रखिए। सरकार पुराने विश्वास, पुराने धोखों के प्रति सजग है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा भी कि सरकार को उन चीन से दोस्ती करते समय पुराने धोखे, पुराने अविश्वास को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत और चीन के संबंध हालांकि अभी मधुर हुए नहीं हैं, लेकिन यदि वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो इसका स्वागत कीजिए। और जो लोग राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं उनको मत देखिए, क्योंकि उनका मकसद भारत के इंटरेस्ट नहीं है, उनका मकसद भारत के हितों की साधना नहीं है, उनका मकसद समाज के हितों की साधना नहीं है, उनके निजी मकसद हैं, उनका देश और समाज से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा। चलते चलते फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।